नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी के एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स, टू ऑल माई फ्रेंड्स। दोस्तों, नया साल है। आप लोगों ने जो भी अपने नए जो गोल्स बनाए हैं उनको ऊपर आप बिल्कुल फोकस्ड रहो। जैसे बीच में अगर आपको गलती से एक दो दिन बीच में छूट भी जाए तो वापस से कंटिन्यू करो। ऐसे नहीं कि अब अगले साल से शुरू करेंगे या फिर काफ़ी टाइम के बाद आप पढ़ाई करोगे। अभी जैसे नोट सेट का जो एग्ज़ाम है आपका, वो बहुत जल्दी हो सकता है, तो आप उसकी तैयारी में भी आप लगोगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखो। अपने जो गोल्स हैं जो भी बनाए हैं आपने इस साल में, उन सबको आप क्या करो, अपना पूरा करो। मैं भगवान से सब के लिए, आपके लिए मैं प्रार्थना भी करूँगा कि आपने जो भी गोल्स बनाए हैं, आपने अगर अपने दिल से पूरी मेहनत की है तो आपकी ये जो सारे गोल्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। तो जैसे कि एडवांस सीरीज में आज हमारी ये 75th क्लास है और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है दोस्तों, उसकी हमारी 5वीं क्लास है। कुछ जो सिस्टम है दोस्तों वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने ओबीजी के बारे में डिस्कस किया है, एंडोक्राइन, नर्वस, इंटीग्यूमेटरी, रीनल सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मस्कुलोस्केलेटन, आई ईयर एंड कुछ जो पार्ट्स हैं वो न्यूट्रिशन का भी हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। बाकी के सारे कंप्लीट कराए मैंने, और न्यूट्रिशन का थोड़ा सा कुछ पार्ट कराया जो कि क्वेश्चंस में जो वाइटामिन्स थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। जो यूट्यूब की जो थंबनेल है दोस्तों, जिसमें जो पिक्चर आती है, उसमें मैंने ये सबको अपडेट करवा दिया। अब सिस्टम वाइज आपको ये मिल जाएंगे सभी। जैसे जो वीडियो नर्वस सिस्टम की है वो नर्वस सिस्टम की मिलेंगी। जैसे फर्स्ट टू 22 जो वीडियो है, पहले से 22वीं जो वीडियो है वो ओबीजी की है, तो उसमें आप ओबीजी अब दिखाई देगा लिखा हुआ आपको वहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। जैसे जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो थोड़ा उसके लिए हार्ड नहीं बनेगा, टफ नहीं बनेगा, तो वैसे उस प्रकार बन सकता है, वो पढ़ सकता है वो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, ए नर्स इज टीचिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज टू ए क्लाइंट विद एम्फाइसीमा, व्हाट इज द रीजन द नर्स शुड इंक्लूड in the teaching as to why these exercises are necessary to promote effective use of a diaphragm। एक नर्स है दोस्तों, वो एक पेशेंट है एम्फाइसीमा का, उसको क्या पढ़ा रही है, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज के बारे में बता रही है। What is the reason the nurse should include in the teaching as to why these exercises are necessary to promote effective use of the diaphragm। तो भाई नर्स इन जो एक्सरसाइजेज हैं उनको क्यों प्रमोट कर रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है, ताकि जो डायफ्राम का जो यूज है दोस्तों वो क्या हो, प्रमोट हो। डायफ्राम का जो यूज हो क्या हो, प्रमोट हो। तो क्यों कर रही है वो ऐसा। एम्फाइसीमा के अंदर एक क्लाइंट है एम्फाइसीमा का, उसको टीचिंग एक्सरसाइजेज के बारे में बता रही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स ऐसा क्यों बता रही है, क्या रीजन है उसका, ताकि जो डायफ्राम का जो यूज है वो प्रमोट क्या कर सके, इफेक्टिव कर सके। तो क्या रीजन है कि वो अच्छे से डायफ्राम को यूज कर पाएगा। क्या रीजन होता है कि एम्फाइसीमा के अंदर जो एक्सरसाइजेज है दोस्तों उनको प्रमोट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको जो एक जो ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों वो ढूंढना है, बाकी के जो तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे। तो देखो, एम्फाइसीमा जो डिसऑर्डर है दोस्तों, दैट इज ए पार्ट ऑफ, एम्फाइसीमा जो डिसऑर्डर है दोस्तों इस सीओपीडी का पार्ट है। आप सभी को पता है कि सीओपीडी के अंदर दो डिसऑर्डर आते हैं, एक एम्फाइसीमा आता है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा आर द पार्ट ऑफ द सीओपीडी डिजीज। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, परमानेंट डायलेशन हो जाता है, परमानेंट डायलेशन ऑफ द एयरवे। जो एयरवे है दोस्तों उनका क्या होता है, परमानेंट डायलेशन हो जाता है। मेनली किसका होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका। एक्चुअली में दोस्तों डायलेशन से फायदा मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो भी गैसेज है उनको एक्सचेंज के लिए ज्यादा क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो डायलेशन होता है ये प्रॉपर वे में नहीं होता है, इस प्रकार से डायलेशन होता है ये। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि जो एयर जो होगी ना वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। एयर क्या हो जाती है, यहाँ पे फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है। और हमारे लंग्स के अंदर वो एयर, हमारे लंग्स के अंदर वो एयर दोस्तों जो ट्रैप होती है, हम चाहकर भी एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जो कि मैंने आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में एक एक करके बताया था कि जो रेजिडुअल जो वॉल्यूम होती है दोस्तों वो क्या होती है, सबके बारे में हमने बात की थी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। बच्चे पुरानी वीडियो देखकर आप उसको समझ सकते हो। जिसने भी ये क्लास अभी शुरू ही की है तो मैं चाहता हूँ 3-4 क्लासेज हैं उनको आप कंप्लीट कर लो, फिर वापस से आप हमसे आके जुड़ो। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं इस एम्फाइसीमा के अंदर। तो इस प्रकार से परमानेंट डायलेशन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है दोस्तों इन्हें हम ब्लैब्स के नाम से जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं, ब्लैब्स या बुला के नाम से जानते हैं इन्हें।
तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके कारण क्या होता है दोस्तों, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। उस रेजिडुअल वॉल्यूम को कम करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो पर्सन है वो असेसरी जो मसल्स हैं उनका कम से कम क्या करे दोस्तों, यूज करे। तो उसको एक्सरसाइजेज के बारे में बताया जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, एक्सरसाइजेज करनी है। और एक्सरसाइजेज में मेनली पर्स्ड लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाता है। एक टाइप की एक्सरसाइज है ये जिसे हम पर्स्ड लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज करवाते हैं, तो पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। तो उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, उसका रीजन ये होता है कि एम्फाइसीमा के अंदर जो रेजिडुअल जो कैपेसिटी है लंग्स की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बाकी की सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अब मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा पूरा एम्फाइसीमा। मैंने पूरा आपको एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी के बारे में हम अच्छे से क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में जाकर आप उसको अच्छे से देख लो। यहाँ पर जितना क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि रेजिडुअल जो कैपेसिटी है लंग्स की वो क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ऐसे पेशेंट को हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने की क्या देते हैं, सलाह देते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों उसके अंदर दे रखा है कि इंस्पिरेशन हैज बीन मार्कली प्रोलॉन्ग्ड एंड डिफिकल्ट। एक्चुअली में दोस्तों मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, मेनली इंस्पिरेशन से ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो किस में आती है, एक्सप्रेशन के अंदर आती है। तो मेन इसके अंदर बता रहे हैं मार्कली प्रोलॉन्ग्ड डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो इंस्पिरेशन है तो वो गलत होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक्सप्रेशन होगा। अस्थमा में सेम यही होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। थर्ड है द क्लाइंट हैज एन इंक्रीज इन द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। वाइटल कैपेसिटी ऑफ जो लंग्स है दोस्तों वो इंक्रीज नहीं होती है, इसके अंदर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ जो लंग्स है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होती है दोस्तों, कि कोई भी पर्सन है उसने टाइडल वॉल्यूम है उसके पास, उसके लंग्स में मान लो उसने नॉर्मल ब्रीथ ली, फिर उसने फोर्सफुली ब्रीथ ली, तो उसके पास क्या है दोस्तों, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और हमेशा क्या होता है दोस्तों, उसके लंग्स में हमेशा क्या रहता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहती है। तो ये तीनों चीजें तो हमेशा उसके पास क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट रहती हैं। ये तीनों चीजें तो हमेशा उसके पास क्या रहती है दोस्तों, प्रेजेंट रहती हैं। तो इन तीनों को कोई भी पर्सन जब बाहर निकालता है तो इसे हम उसको पूरे को किस नाम जानते हैं, हम वाइटल कैपेसिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो इसमें कहीं भी रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आई। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम आती ना तो हम जानते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम अगर आती है दोस्तों तो ये वाइटल जो कैपेसिटी है ना वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जबकि यहाँ पर ये इंक्रीज न होकर क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज न होकर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो फॉर्मूला के अंदर कहीं भी रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा तो रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा है तो वो चीज भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे टोटल लंग कैपेसिटी है उसके फॉर्मूला के अंदर ये तीनों तो आते ही हैं, इन तीनों के साथ में और क्या आ जाता है दोस्तों, एक रेजिडुअल वॉल्यूम भी आता है। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो होगा ना दोस्तों, दैट रेजिडुअल वॉल्यूम, ये यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम अगर आ गया ना तब ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वाइटल कैपेसिटी के फॉर्मूला में रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता है, तो ये भी ध्यान रखना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये इंक्रीज न होकर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एब्डोमिनल ब्रीथिंग इज इफेक्टिव कंपनसेटरी मैकेनिज्म एंड इज स्पॉन्टेनियसली इनिशिएटेड। कि एब्डोमिनल जो ब्रीथिंग है वो एक इफेक्टिव कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है जो कि अपने आप क्या होती है, शुरू होती है। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, इफेक्टिव नहीं होती है ये। ठीक है, अपने आप शुरू होती है वो ठीक है, हमारी बॉडी कोशिश करती है कंपनसेट करने की, दैट इज राइट, बट इफेक्टिव नहीं होती है। डायफ्राग्मेटिक जो ब्रीथिंग होती है दोस्तों वो क्या होती है, आपकी इफेक्टिव होती है। तो एम्फाइसीमा के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो एम्फाइसीमा है वो ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हम असेसरी जो मसल्स उनका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो उसके कारण असेसरी मसल्स का यूज करने के कारण इसमें दे रखा है कि एब्डोमिनल ब्रीथिंग इफेक्टिव है, बट एब्डोमिनल ब्रीथिंग क्या नहीं है दोस्तों, इफेक्टिव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एम्फाइसीमा के अंदर, एम्फाइसीमा में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज को, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ब्रैकेट में लिख भी लो, चलो, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग मैं बता भी दूंगा, थोड़ा सा आगे समझा दूंगा इसको। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग को प्रमोट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है क्योंकि रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मैं पॉज कर रहा हूं इसको, आप इसको आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका अस्थमा से रिलेटेड है।
While receiving an adrenergic beta 2 agonist drug for asthma, the client complains of palpitations, chest pain and a throbbing headache. What is the most appropriate nursing action? ठीक है, ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। किससे रिलेटेड है दोस्तों? ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि मैं पहले ट्रीटमेंट बताऊँ या ठीक है, ये नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसे में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये किसी एक क्लाइंट विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कस्टमर शेड्यूल फॉर सर्जरी, वोट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सारे सही है उसमें, ज़्यादातर नर्सिंग मैनेजमेंट से ऐसी चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेड है ये। चलो इसी से पढ़ते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि वाइल रिसीविंग एन एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग, ठीक है, हम अस्थमा की ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज कर रहे हैं, एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग यूज कर रहे हैं। द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ, जैसे हमने ये ड्रग दी दोस्तों, तो जो क्लाइंट है वो पाल्पिटेशंस, चेस्ट पेन और एक तेज सर में दर्द, थ्रोबिंग हेडेक की क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। तो व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? तो इस कंडीशन के अंदर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला आप ड्रग को रोकोगे अंटिल एडिशनल ऑर्डर्स आर ऑब्टेन्ड, तब तक कि आप ऐसे भी आपको आगे नहीं बताए तब तक आपको इस ड्रग को रोकना है। सेकंड है टेल द क्लाइंट नॉट टू वरी, या क्लाइंट को आप कहो कि आपको कोई चिंता नहीं करना, ये एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हैं, ये होते हैं। आस्क द क्लाइंट टू रिलैक्स, कि आप क्लाइंट को कहो आप रिलैक्स हो जाओ, और उसको इंस्ट्रक्शन दो कि आप भाई ब्रीथ करो धीरे धीरे डीपली सेवरल मिनट्स। फोर्थ दे रखा है कि एक्सप्लेन दैट द इफेक्ट्स आर टेम्पररी एंड विल सबसाइड एज द बॉडी बिकम्स एक्यूस्टोमेड टू द ड्रग, कि उसको ये बताओ कि भाई ये सारे इफेक्ट्स हैं ना टेम्पररी हैं, थोड़ी देर में अपने आप ये चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसके बारे में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं। डिजीज है दोस्तों हमारे सामने अस्थमा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उनकी ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल वे में भी ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। ये क्या है दोस्तों? अस्थमा इज ए क्रोनिक, इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द chronic inflammation of airway that result into narrowing of the bronchi, and characterized by tightness of chest, wheezing, breathlessness and cough, ठीक है दोस्तों। देखो क्या है इस डिसऑर्डर के अंदर, कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, जो हमारा एयरवे है जहां से एयर पास हो रही है बाहर आ रही है, उससे उसका क्रोनिक क्या है, ये इन्फ्लामेशन होता है। ध्यान रखना, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अस्थमा जो है दोस्तों ये एक रिवर्सिबल डिसऑर्डर होता है। मतलब कि इसके अंदर पेशेंट क्या हो सकता है वापस से, मतलब कि जो नैरोविंग हुई है वो वापस से क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। जबकि सीओपीडी को हम जो उसके अंदर मालूम डायलेशन हो रहा है तो वो परमानेंट हो रहा है, तो वापस से वो क्या नहीं हो पाता है, नॉर्मल नहीं हो पाता है। दैट रिजल्ट इनटू नैरोविंग ऑफ द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है दोस्तों वो क्या हो जाती है, इसकी नैरो हो जाती है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय टाइटनेस, इसके अंदर 4 सिम्टम आते हैं। तो उन 4 सिम्टमों को याद करने का जो तरीका है वो आपको याद रखना ही है। तो इसको याद रखना टाइट WBC करके, टाइट WBC से याद रखना। टाइट मतलब टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, W फॉर वीजिंग, B फॉर ब्रीथलेसनेस और C फॉर कफिंग, ठीक है। तो ये 4 ऐसे सिम्टम है दोस्तों, ये इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो याद करने के लिए आप इसको ट्रिक को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो टाइटनेस ऑफ द चेस्ट देखने को मिलती है, वीजिंग साउंड सुनाई देती है, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कफिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सी बात है भाई, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है, नैरोविंग हो रहा है। पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, और इसके कारण 4 सिम्टम आते हैं, ठीक है। 3 लाइन है, पहला इन्फ्लामेशन हो रहा है, दूसरा इन्फ्लामेशन के कारण क्या हो रही है, नैरोविंग हो रही है, और तीसरा क्या हो रहा है दोस्तों, उसके कारण ये सब चीजें सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मेनली क्या क्या होता है अस्थमा में, 3 चीजें पढ़ी हमने। एक तो दोस्तों इसके अंदर देखो नैरोविंग होती है ना, क्या होती है, नैरोविंग ऑफ एयरवे हो रही है या ब्रोंकाई हो रही है।
एक इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन। एक चीज और होती है इसके अंदर, ठीक है, चलो सिम्टम्स आते हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा भी एक चीज और होती है दोस्तों, इसके अंदर हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होती है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। अब इनको समझाता हूं। एक्चुअली में दोस्तों जैसे मान लो कि कोई भी डस्ट पार्टिकल है आपके अंदर जा रहा है, तो आपकी बॉडी है ना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होने लग जाए, ब्रीथिंग साउंड सुनाई देने लग जाए, ऐसी दिक्कत आने लग जाए, ऐसा नहीं होता ना आपके अंदर। तो एक दो डस्ट के पार्टिकल चले जाते हैं, नॉर्मल है वो हर पर्सन के अंदर। लेकिन अस्थमा के पेशेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस या हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। मतलब छोटी छोटी चीजें, कुछ खाने के कारण, अभी हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ खाया उससे एलर्जी हो रही है तब अस्थमा के सिम्टम्स आने लगे, थोड़ा सा स्ट्रेस लिया उसके कारण आने लगे, एक्सरसाइज करने के कारण आने लगे, मेंसेस पीरियड के अंदर है उसके अंदर आने लग गए, किसी चीज से एलर्जी हो गई, एलर्जन के कारण आने लग गई, ठीक है, वाइन पीने लगा आने लग गए, बियर पीने लगा आने लगे, पोलन ग्रेन से होने लगा, डस्ट जो है उससे होने लगा, डस्ट माइट से होने लगा, मोल्ड्स जो है उनसे होने लग गए आपको, ठीक है, काम करते करते ऑक्यूपेशनल रूप से होने लगा। तो ये चीजें क्या करती है तो ट्रिगर्स करती हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है ना, जितना उसको रेस्पॉन्स दिखाना चाहिए उससे ज्यादा क्या दिखाती है दोस्तों, अस्थमा के अंदर रेस्पॉन्सिवनेस दिखाती है, तो हम बोलते हैं हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। तो इसके अंदर हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस भी पाया जाता है, साथ में इन्फ्लामेशन पाया जाता है, और क्या होता है दोस्तों, नैरोविंग ऑफ द ब्रोंकाई भी देखने को आपको मिलती है। तो ये भी आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अस्थमा के हम ईटियोलॉजी की बात करते हैं। ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स होते ही हैं, जेनेटिक फैक्टर्स वो होते ही हैं, जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ओबेसिटी के कारण हो सकता है, ओबेसिटी भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है दोस्तों वो भी इसका रिस्क फैक्टर है, एक्सरसाइज। जीईआरडी के पेशेंट में भी देखने को मिला है, ये जीईआरडी है दोस्तों, उसके पेशेंट के अंदर भी ये क्या हुआ है देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों अदर्स को मैं आपको अदर्स में ट्रिगर्स के नाम से जानूंगा। मतलब कि ये चीजें जो है ना दोस्तों, जैसे पेशेंट है वो नॉर्मल होने लगेगा, तो ये क्या करती है दोस्तों, सिम्टम को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ट्रिगर्स के नाम से जानते हैं। मतलब अस्थमा का पेशेंट है, अगर हमको थोड़ा भी इनमें से कोई चीज मिले, कोई भी एक से ज्यादा, ठीक है, तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, आने लग जाते हैं अस्थमा के। तो मैंने उनको क्या नाम दे दिया, आपको ट्रिगर्स नाम दिया उनको, मैंने क्या नाम दिया, ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स के अंदर अगर हम देखें कि क्या क्या ट्रिगर्स आते हैं, तो अगर हम ट्रिगर्स की बात करें दोस्तों, देखो जैसे कि पहला है आपका एलर्जेंस हो सकते हैं, इसमें एलर्जेंस हो सकते हैं। इसके अलावा पहला एलर्जेंस, दूसरा पोल्यूटेंट हो सकते हैं, पोल्यूटेंट्स के कारण भी हो सकता है। तीसरा ड्रग्स के कारण भी हो सकता है दोस्तों। चौथा है आपका इन्फ्लामेशन के कारण या इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ऑक्यूपेशन है उसके कारण भी हो सकता है ये, और छठवा अदर्स के कारण भी हो सकता है। मतलब इनमें से कोई भी चीजें अगर पेशेंट के अंदर आती है ना, कोई भी एक भी आ सकती है, तो उसके कारण सिम्टम्स आने लग जाते हैं पेशेंट के अंदर। डिसऑर्डर तो उसके अंदर है, लेकिन उसके कारण क्या आ जाते हैं, सिम्टम्स बाहर आने लग जाते हैं, अटैक आने लग जाता है अस्थमा का, ठीक है। तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम ट्रिगर्स के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखें कि कौन कौन से ट्रिगर्स होते हैं, तो अगर हम एलर्जेंस में देखें दोस्तों, तो जैसे कि पोलन हो गया, ठीक है, जैसे परागकण बोलते हैं ना, वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डस्ट के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे माइट्स हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, डस्ट माइट्स हो गए आपके, ठीक है, मोल्ड्स हो गए, छोटे छोटे जीव मान लो इन सबको। तो इन सब के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, पेशेंट को एलर्जी हो सकती है और अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, इसलिए इनको नाम दिया ट्रिगर्स। मतलब और ज्यादा क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ट्रिगर्स कर रहे हैं। इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स है दोस्तों, उनके कारण भी हो सकता है, जैसे स्मोक के कारण हो सकता है, ठीक है, सिगरेट के पीने के कारण हो सकता है। इसके अलावा परफ्यूम्स के कारण हो सकता है, ठीक है, जो परफ्यूम्स है दोस्तों उनके कारण भी हो सकता है। तो ऐसे ही कोई भी पोल्यूटेंट्स, एयर जो पोल्यूटेंट्स है दोस्तों, उसमें से कोई भी हो, जो भी गैसेज हो, ठीक है, गैसेज के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो उन सब के कारण होता है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, पोल्यूटेंट्स के नाम से जानेंगे। तो उसके कारण भी हो सकता है। ड्रग्स के नाम, ड्रग्स से भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, एड्रीनर्जिक जो ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं दोस्तों, उनके कारण हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट NSAID यूज करते हैं उनके कारण हो सकता है, जैसे कि एस्पिरिन, इसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, उसका अस्थमा के अटैक आ सकते हैं। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो मेनली वायरल इन्फेक्शन के कारण ज्यादा देखने को मिलते हैं अस्थमा के सिम्टम्स। और एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे कि दोस्तों राइनाइटिस, जो नेजल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना उसके कारण हो सकते हैं। जो साइनस है दोस्तों, उसका इन्फ्लामेशन होना, साइनोसाइटिस,
साइनोसाइटिस। तो इन सब में भी क्या होता है, ये जब कभी किसी पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसके अंदर जो सिम्टम्स है दोस्तों क्या हो जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे खेत में काम करने पर होने लग जाए आपको, ठीक है, खेती करने के कारण होने लग जाए, एग्रीकल्चर, किसी को सब्जी का कोई काम हो उसके कारण होने लग जाए, वेजिटेबल, किसी को लकड़ी का काम हो तो उसके कारण उसकी डस्ट से होने लग जाए, वुड डस्ट। ठीक है, मेटल के कारण, कोई मेटल का काम करता हो तो मेटल के पार्टिकल्स के कारण हो जाए। ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है आपका, मेटल्स के पार्टिकल्स के कारण, वुड की डस्ट के कारण, वेजिटेबल्स के कारण, एग्रीकल्चर के कारण, फार्मिंग के कारण, कोई पेंटिंग करता है तो पेंट से होने लग जाए। तो ऑक्यूपेशन के कारण भी हो सकता है कि आपको जो ऑक्यूपेशन का जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा बॉडी क्या करने लगी, उसके प्रति हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस क्या करने लगी दोस्तों, शो करने लगी, तो और ज़्यादा सिम्टम्स क्या हो जाएंगे उसके अंदर, अस्थमा के वर्स हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो गए, इसके ट्रिगर्स हो गए। अगर हम बात करें दोस्तों अदर्स की, इधर लिखा देता हूँ मैं, अदर्स के अंदर कई सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे जो पेशेंट है दोस्तों कोल्ड एंड ड्राई एयर से भी होने लग जाता है, किसी को ज़्यादा कोल्ड एंड ड्राई एयर हो, इसलिए कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो सिम्टम है वो मेनली नाइट में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, कोल्ड एयर होती है ना नाइट में, तो नाइट के अंदर पेशेंट्स को अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं, ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि एयर क्या होती है, कोल्ड होती है। इसके अलावा कोई पेशेंट जो है दोस्तों स्ट्रेस लेते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है, जैसे मेंसेज जो है दोस्तों उसके कारण भी क्या हो सकता है, देखने को ये मिल सकता है, स्ट्रेस, मेंसेज, कोल्ड एंड ड्राई एयर। ठीक है, तो ये सब भी क्या करवा सकते हैं, आपको अस्थमा करवा सकते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आज का पैथोफिजियोलॉजी। दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको जब इसका मेडिकल मैनेजमेंट करवाऊंगा तब मैं आपको ये इस पैथोफिजियोलॉजी को यूज करके करवाऊंगा आपको, तो वो जरूर आनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी मान लो हमारी एनवायरमेंटल फैक्टर है, जितने भी हमने ट्रिगर्स लिखे थे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर ट्रिगर्स या एलर्जेंस भी लिख सकते हो, ट्रिगर्स लिख सकते हो, कोई भी एक। उसके कारण क्या होगा दोस्तों, ये करते हैं एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgE। ये हमारी बॉडी की जो इम्यूनोग्लोबुलिन दोस्तों IgE है ना, उसको क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। ये IgE एक्टिव होकर हमारी बॉडी की मास्ट सेल से जाके क्या होती है, अटैच होती है। तो ये IgE अटैच टू मास्ट सेल, IgE अटैच टू मास्ट सेल। ये मास्ट सेल जब अटैच होती है ना दोस्तों इससे, तो ये क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करवाता है, जिसे हम डीग्रेन्युलेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, डीग्रेन्युलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस डीग्रेन्युलेशन के कारण दोस्तों जो केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ये केमिकल मीडिएटर्स हैं, दीज आर द केमिकल मीडिएटर्स। ये केमिकल मीडिएटर्स जब रिलीज होंगे दोस्तों तो ये हमारी बॉडी की इओसिनोफिल को भी क्या करते हैं, वहां पर बुलाते हैं। ठीक है, तो मेनली वहां पर क्या हो जाती है, इओसिनोफिल्स पहुंचती है, कलेक्ट इकट्ठा होती है। तो अराइवल ऑफ इओसिनोफिल। अब ये इओसिनोफिल जब पहुंचेगी दोस्तों खुद ये भी रिलीज करेगी केमिकल मीडिएटर्स, तो रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। तो ये भी केमिकल मीडिएटर्स क्या करेगी दोस्तों, रिलीज करेगी। अब ये जितने केमिकल मीडिएटर्स जब रिलीज हो जाएंगे दोस्तों तो इसके कारण क्या होगा, उसके कारण पेशेंट को होगा दोस्तों इन्फ्लामेशन। क्या होगा पेशेंट को दोस्तों, इन्फ्लामेशन होगा। इसके अलावा क्या होगा, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। इसके कारण क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा दोस्तों। एक तो म्यूकस का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। साथ में जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, एडिमा होगा, साथ में क्या होगा, एडिमा होगा। और साथ में इन सब के कारण इन्फ्लामेशन, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, एडिमा, तो ये सब चीजें क्या कराएंगी दोस्तों, ये करवाएंगे आपका जो ब्रोंकाई है उसको क्या करवाएंगे, नैरोविंग कराएंगे। तो नैरोविंग ऑफ द एयरवे या ब्रोंकाई, नैरोविंग ऑफ द ब्रोंकाई। तो वही तो देखा था हमने कि ब्रोंकाई क्या हो जाती है दोस्तों, नैरो हो जाती है। अब ये इसके कारण क्या होंगे दोस्तों, सिम्टम्स आएंगे। कौन से सिम्टम्स आएंगे, टाइट WBC सिम्टम आएंगे, टाइट WBC। तो मैं आपको सारे चारों बताए हुए हैं, टाइट चेस्ट, वीजिंग और आपकी ब्रीथलेसनेस और कफ। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मेनली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो दोबारा से देखो, बिल्कुल सिंपल है। एनवायरमेंटल जैसे ही बॉडी के अंदर दोस्तों एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एक्टिवेट होंगी। मेनली कौन सी होगी, क्योंकि एलर्जेंस है तो एलर्जेंस के लिए मेनली IgE होती है, आपको याद रखना है। ये IgE एक्टिवेट होगी, IgE मास्ट सेल के पास पहुंचेगी, मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगी, मास्ट सेल केमिकल रिलीज करेगा।
ये केमिकल्स किसको बुलाएंगे, ये बुलाएंगे आके इयोसिनोफिल को। इयोसिनोफिल वहां पे पहुंचेगी और इयोसिनोफिल पहुंचते ही इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होगी, क्योंकि बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स एक जगह क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, उसके कारण इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा तो एडिमा होगी, एडिमा होगी, साथ में क्या होगा दोस्तों, जो म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, इसके कारण क्या होगा, नैरोइंग ऑफ एयरवे होगा। अब एयरवे जब नैरो हो गया दोस्तों, तो जो ब्रोंकाई है वो नैरो होगी, ब्रोंकाई के नैरोइंग होने के कारण क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, टाइटनेस ऑफ चेस्ट के नाम से, व्हीजिंग के नाम से, ब्रीथलेसनेस के नाम से जानते हैं, और आपका C4 हो गया आपका कफिंग। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको 4 सिम्टम तो हैं, ये तो मेरे सारे लिखा ही दिया आपको, टाइट WBC। इसके अलावा दोस्तों जो पेशेंट है वो यूज ऑफ असेसरी मसल्स करता है, ब्रीथिंग में जब उसको प्रॉब्लम हो जाती है तो वो असेसरी जो मसल्स है दोस्तों उनका क्या करने लग जाता है, यूज करने लग जाता है, तो यूज ऑफ असेसरी मसल्स करने लग गया पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या होगा, रेस्टलेसनेस आ जाएगा, रेस्टलेसनेस दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट है दोस्तों, कई बार पेशेंट के अंदर साइनोसिस भी डेवलप हो जाता है, तो पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो सकता है दोस्तों, साइनोसिस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जब रेस्टलेस ज़्यादा होगा तो उसके कारण पेशेंट को टैकीकार्डिया भी क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो ये अदर्स जो सिम्टम्स है दोस्तों वो भी पेशेंट के अंदर क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। ये अदर जो फैक्टर्स हैं ये भी क्या हो सकते हैं, पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे स्वेटिंग ज़्यादा होना, तो डायफोरेसिस भी हो सकता है, डायफोरेसिस, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम पेशेंट के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, दिखाई देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ अस्थमा क्या है, तो दैट इज स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में हम मेनली दोस्तों FEV1 क्या करते हैं, असेस करते हैं कि 1 सेकंड के अंदर हम फोर्सफुली कितनी एयर को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उसे हम किस नाम जानते हैं, FEV1 के नाम से जानते हैं। तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होगी इन 1 सेकंड, 1 का मतलब 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर मैं आपको कहूँ कि एकदम से आपको जो अंदर की जो एयर है 1 सेकंड में जितनी तेजी से बाहर निकाल सकते हैं उसको बाहर निकालो, तो दैट इज FEV1। तो ये बाहर निकालते हैं। अब देखो क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही पेशेंट जो है ना वो असेस करते हैं, तो एक्चुअली में हम पहले असेस करेंगे पेशेंट का, इसको असेस किया, फिर पेशेंट को हम देते हैं ट्रीटमेंट। तो मेनली इसमें क्या देंगे, हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद फिर दोबारा से दोस्तों हम FEV1 क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर पेशेंट का FEV1 200 ml या फिर 12%, जो पुराना था उससे 12% या टोटल में से 200 ml जो है दोस्तों वो ज़्यादा बढ़ा है, तो ये शो करता है कि उस पेशेंट को क्या है दोस्तों, अस्थमा है। उस पेशेंट को क्या है, अस्थमा है। अब देखो COPD का अगर जो पेशेंट होगा ना, उसका FEV1 है ना, उसको आप ब्रोंकोडायलेटर देख के भी चेक करोगे ना तो इतना असर नहीं होता है, ठीक है, इतना असर उसमें नहीं होता है। लेकिन अस्थमा के पेशेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छा असर होता है। जैसे ही ब्रोंकोडायलेटर्स देते हो तो पेशेंट जो है ना उसको बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। इसलिए पहले FEV1 चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर देंगे, फिर चेक करेंगे अगर वो 200 ml या 12% से ज़्यादा, कुछ बुक्स में 15 ml भी दे रखा है इसको, ठीक है, सॉरी 15% भी दे रखा है इसको, 12 से 15%, तो लगभग आप 12 याद रखो इसको। FEV1 जो है अगर वो बढ़ गया तो ये शो कर रहा है कि जो पेशेंट है दोस्तों वो ट्रीटमेंट के प्रति काम कर रहा है। तो वो परमानेंट डायलेशन उसका नहीं है तो उसको आराम आएगा। अगर परमानेंट होता COPD की तरह तो आराम नहीं मिलता, तो उसके कारण उसको जल्दी क्या मिलता है दोस्तों, आराम मिलता है। तो इस प्रकार से हम स्पायरोमेट्री है वो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है यहाँ पे, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है, ठीक है। तो स्पायरोमेट्री हो गया। दूसरा जो मेथड होता है दोस्तों इसके अंदर, जैसे चेस्ट एक्सरे करवा सकते हो आप, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट जो एक्सरे है दोस्तों वो पेशेंट के अंदर कई बार नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है, या अगर नॉर्मल नहीं देखने को मिला तो हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, हाइपर इन्फ्लेट, ज्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं लंग्स, लंग्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा इन्फ्लेट होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, ऐसे मान सकते हो आप। इसके बाद में दोस्तों पेशेंट को हम क्या करते हैं, एक टेस्ट और करते हैं इसके अंदर, जिसे हम स्किन प्रिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे आपको एलर्जी को जानना हो कि भाई पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, तो जो एलर्जन है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इंट्राडर्मली डालते हैं, और हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जिस जगह पे एलर्जन को डाला गया है वहाँ पर कोई गोला तो नहीं बना है, इनड्यूरेशन तो नहीं बना है। अगर इनड्यूरेशन बनता है तो ये शो करता है कि पॉजिटिव है रिजल्ट। तो स्किन प्रिक टेस्ट है दोस्तों वो भी करते हैं। बच्चों के अंदर दोस्तों हम एक्सरसाइज टेस्ट भी करवाते हैं। एक्सरसाइज टेस्ट में क्या करते हैं, हम ट्रेडमिल पे बच्चे को भगाते हैं और 6 मिनट के अंदर हम देखते हैं, और उसके बाद में जो पेशेंट है दोस्तों उसकी कंडीशन को देखते हैं कि किस प्रकार से उसके जो रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम्स हैं, पल्मोनरी जो फंक्शन टेस्ट है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। तो उस एक्सरसाइज टेस्ट करवा के भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे CBC करवाया हमने, उसके द्वारा हमें क्या पता लगेगा दोस्तों, जैसे इयोसिनोफिल का पता लगेगा, तो इयोसिनो जो फिल्स है वो बढ़ी हुई मिलेंगी।
तो आप ये करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट और करवाया जाता है, नाम याद रख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसफर टेस्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसफर टेस्ट भी इसके अंदर किया जाता है, कुछ याद नहीं करना, बस नाम याद रख लेना। ये भी क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है अस्थमा के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसफर टेस्ट भी इसके अंदर किया जाता है। अब 8वां है आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर, दैट इज स्पुटम एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी नई चीजें आती हैं इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहले स्पुटम एग्जामिनेशन के अंदर, स्पुटम के अंदर भी दोस्तों आपको इओसिनोफिल देखने को मिलेंगी। इओसिनोफिल्स क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। जो उसका स्पुटम है दोस्तों, उसके अंदर कुछ स्पेशल पैटर्न पाए जाते हैं। तो कुछ पैटर्न जो है उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि चारकोट लेडन क्रिस्टल्स है वो पाए जाएंगे। जैसे मान लो ये है स्पुटम, तो ऐसे ऐसे पैटर्न बनेंगे। ठीक है, कुछ अलग अलग पैटर्न बनते हैं, मैं चारकोट का बता नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि स्पेशल पैटर्न बनते हैं और उनको क्या किया जाता है दोस्तों, असेस किया जाता है। भाई ऐसे बन रहे हैं या ऐसे बन रहे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई चारकोट लेडन जो क्रिस्टल्स है वो किसके अंदर बनते हैं दोस्तों, तो अस्थमा जो डिसऑर्डर है उसके अंदर चारकोट लेडन क्रिस्टल्स क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। एक जो पैटर्न प्रेजेंट होता है दोस्तों, दैट इज क्रियोला। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, एक क्रियोला जो स्पुटम का जो पैटर्न है दोस्तों, वो भी यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्रियोला जो स्पुटम का जो पैटर्न है वो भी इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका प्रेजेंट होता है। तो एक चारकोट प्रेजेंट होता है, एक आपका क्रियोला होता है, एक होता है दोस्तों आपका क्रस्टमैन। स्पाइरल्स। ठीक है, एक पैटर्न कौन सा होता है दोस्तों आपका, क्रस्टमैन स्पाइरल पैटर्न क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो एक क्रियोला हो गया, एक चारकोट लेडन क्रिस्टल हो गया, और एक क्या हो गया आपका दोस्तों, क्रस्टमैन स्पाइरल पैटर्न हो गया। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो पैटर्न है वो आपको याद रखने हैं, इनके नाम, कि चारकोट लेडन क्रिस्टल्स स्पुटम में प्रेजेंट हो सकते हैं, या क्रियोला पैटर्न प्रेजेंट हो सकता है, या क्रस्टमैन स्पाइरल पैटर्न क्या हो सकता है दोस्तों आपका, प्रेजेंट हो सकता है। तो चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, क्रियोला और क्रस्टमैन स्पाइरल। ठीक है, थोड़े से नाम डिफिकल्ट है मुझे भी पता है, बट जैसे मैंने याद किए तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मैंने याद नहीं किया, सिर्फ आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ, तो इनको याद रख लेना। ठीक है, 4 लोग ओला में क्रश से मिलने गए, अपनी क्रश से मिलने गए। 4 लोग ओला में अपनी क्रश से मिलने गए। ठीक है, कम से कम कुछ तो याद रहेगा वहां पे। एग्जाम में मान लो पूरा याद नहीं रहे आपको, तो कुछ तो याद रहेगा, क्योंकि 4 है तो कुछ होगा, चारकोट है, ओला है तो क्रियोला प्रियोला जो भी हो, कुछ तो याद आएगा, तो क्रियोला है। ठीक है, क्रश है तो क्रशमैन है, याद आएगा तो क्रशमैन याद आ जाएगा। तो ये सब पैटर्न क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में हम आते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, अच्छे से समझाऊंगा। देखो पैथोफिजियोलॉजी में हमने पढ़ा कि एनवायरमेंटल फैक्टर ट्रिगर्स करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ आईजी होता है, अटैच टू मास्ट सेल, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो कई सारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं दोस्तों, आपको एग्जांपल के रूप में आप याद रख सकते हो, जैसे कि दोस्तों आपको एडिनोसिन है वो रिलीज होता है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं दोस्तों, रिलीज होते हैं, हिस्टामीन रिलीज होता है, सीरोटोनिन रिलीज होता है। ठीक है, याद करें तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ पूछेगा वो, क्योंकि कोई पैटर्न फिक्स तो है नहीं, जैसे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट आपको याद रखना है कि केमिकल मीडिएटर्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा। देखो पहला है कि भाई हमें क्या काम करना है दोस्तों, ये जो आईजी का एक्टिवेशन है ना, इनको हमें रोकना है। तो आईजी के ब्लॉकर्स ड्रग्स क्या करेंगे हम दोस्तों, मैनेजमेंट के ऊपर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहली जो ड्रग्स है दोस्तों, जो आईजीई को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। आईजीई को क्या करेगी दोस्तों, ब्लॉक करेगी। इन्हें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। तो पहला जो ट्रीटमेंट हो गया हमारा, दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। दूसरा जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मास्ट सेल जो है इनका डीग्रेन्युलेशन हो रहा है, जिससे केमिकल बाहर निकल रहे हैं मास्ट सेल के टूटने से, तो उसको हम स्टेबलाइज करेंगे। तो दूसरी जो ड्रग हम यूज करेंगे दोस्तों, दैट इज मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। तो दूसरी ड्रग हम क्या यूज करेंगे, मास्ट सेल स्टेबिलाईजर ड्रग्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। तीसरी ड्रग्स में दोस्तों मेनली जैसे ल्यूकोट्राइन्स जो है ना दोस्तों, उसको रोकने वाली ड्रग्स होती हैं जो केमिकल मीडिएटर्स हैं। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग यूज करेंगे। ल्यूकोट्राइन, एल फॉर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर
एंटागोनिस्ट। तो तीसरी ड्रग क्या होगी, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग यूज करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो आपको पता है कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने वाले जो ड्रग्स हैं वो यूज करेंगे, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी में जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। तो चौथी कैटेगरी आपकी कोर्टिकोस्टेरॉइड आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, नेक्स्ट भाई जो ब्रोंकाई है उसकी क्या हो रही है, नैरोविंग हो रही है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, पैथोफिजियोलॉजी। सारी ड्रग्स हमें निकाल के दे दी इसने, पांचों के पांचों। इसने हमें 5 ड्रग निकाल के दिए दोस्तों। देखो कौन कौन सी ड्रग दी। पहली जो ड्रग दी दोस्तों, वो ड्रग दी जो कि आईजीई को रोकेंगी, तो वो है आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो पहली ड्रग जो आईजीई को रोकेगी। दूसरी ड्रग मास्ट सेल स्टेबलाइजर होगी, जो कि मास्ट सेल को टूटने नहीं देगी, उसका डीग्रेनुलेशन नहीं होने देगी, वो होगी। तीसरी ड्रग केमिकल मीडिएटर्स पे काम करेगी, जैसे कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये ड्रग यूज करेंगे। चौथी जो ड्रग्स है दोस्तों वो स्टेरॉइड्स होंगी। चौथी जो ड्रग्स यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, स्टेरॉइड्स यूज करेंगे। पांचवी जो ड्रग्स यूज करेंगे हम दोस्तों वो कौन सी यूज करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स। बस ये पांचों याद रख लो, हो जाएगा काम। आ जाओ। पहली जो ड्रग है दोस्तों दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एक्चुअली में इनको हम एलर्जी के रूप में भी यूज करते हैं, सॉरी एलर्जी के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। और ज्यादातर हम इनका जो यूज करते हैं दोस्तों, जो पेशेंट है उसके अंदर बहुत सीरियस टाइप का, अभी मैं आपको टाइप बताऊंगा आगे, मैं टाइप ऑफ अस्थमा बताऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा। परसिस्टेंट सीवियर जो अस्थमा होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। और इनका एलर्जी के ट्रीटमेंट में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका ओमेलिजुमैब। ओमेलिजुमैब एक प्रोटीन है, इसलिए इसको हम ज्यादातर नहीं, मतलब ओमेलिजुमैब प्रोटीन इसलिए हम इसे ओरली रूट से नहीं देते हैं, मेनली सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। इस रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं, तो जो आईजीई है दोस्तों उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है। आईजीई को क्या करती है दोस्तों, ब्लॉक करने का क्या करती है, ये काम करती है। तो पहला काम हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज करेंगी। एग्जाम्पल बस एक याद रख लो, ओमेलिजुमैब। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग है दोस्तों दैट इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर भी 2 प्रकार के ड्रग्स पढ़ेंगे। एक जो ड्रग्स दोस्तों ओरली यूज करते हैं, और दूसरी जो ड्रग है दोस्तों दैट इज इनहेलर के रूप में यूज करते हैं। जैसे नेबुलाइजेशन करवा लिया, जैसे गैस के रूप में अंदर लेके जा रहे हैं, वो इनहेलर हो गई, ठीक है। तो ओरल के अंदर जो आती है दोस्तों ड्रग दैट इज कीटोटिफेन। तो कीटोटिफेन जो ड्रग है दोस्तों वो ओरल के रूप में यूज की जाती है। और इनहेलर के रूप में यूज की जाती है आपकी SCG, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये ड्रग यूज की जाती है इनहेलर के रूप में। ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज करती है ताकि आगे और केमिकल्स क्या नहीं हो दोस्तों, रिलीज नहीं हो, ठीक है। तो उसका काम करती है। तीसरी जो ड्रग आती है दोस्तों ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई वैसा बच्चा होगा जो इसको नहीं जानता होगा। मोंटेल्यूकास्ट, ठीक है। मोंटेल्यूकास्ट इसका क्या है दोस्तों, एग्जांपल है। ध्यान रखना इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है। आप बात में आपको जुकाम लगती है तभी भी आप क्या कर लेते हो दोस्तों, ये ड्रग ले लेते हो। ऐसे नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ड्रग जो है वो लीवर एंजाइम को क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज करती है। अब लीवर एंजाइम को इंक्रीज कर रही है और आप बात पे ले लेते हो, तो बात पे ड्रग लेने का नुकसान है। क्यों? क्योंकि लीवर एंजाइम क्या करती है, ये इंक्रीज करती है। नेक्स्ट जो ड्रग है दोस्तों स्टेरॉइड है। 3 फॉर्म में स्टेरॉइड को यूज कर सकते हैं हम। ओरल फॉर्म में भी स्टेरॉइड दे सकते हैं, हम आईवी फॉर्म में भी स्टेरॉइड दे सकते हैं, और हम इनहेलर के रूप में भी क्या दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं। इनहेलर के रूप में भी दे सकते हैं। ओरल के रूप में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओरल के अंदर मेनली एक तो प्रिडनिसोलोन यूज की जाती है और एक मिथाइल प्रिडनिसोलोन यूज की जाती है। मिथाइल प्रिडनिसोलोन 2 ही ड्रग हैं जो यूज करते हैं। ध्यान रखना ये भी हम ऐसे यूज नहीं करते हैं। ओरल ड्रग हमेशा परसिस्टेंट, ये भी हम परसिस्टेंट सीवियर अस्थमा में यूज करते हैं। हर प्रकार के अस्थमा में हम यूज नहीं करते। अस्थमा क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि जो सीरियस टाइप का सबसे लास्ट स्टेज अस्थमा की यही होती है, जिसे हम परसिस्टेंट सीवियर अस्थमा के नाम से जानते हैं, वहां पर ही हम इनका मेनली यूज करते हैं। वैसे हम इसका यूज बहुत कम करते हैं।
आईवी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आईवी की जो फॉर्म है उसके जो एग्जांपल है वो आते हैं आपके हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, और एक इसका एग्जांपल आता है आपका मिथाइल प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, इधर वाला ही मिथाइल प्रिडनिसोलोन, प्रिडनिसोलोन। ठीक है, आईवी ड्रग हम हमेशा यूज नहीं करते दोस्तों, ये हम यूज करते हैं स्टेटस एस्थेमेटिकस, एस्थेमेटिकस मतलब अस्थमा जो है दोस्तों उसका एकदम से सडन और सीवियर किसी भी पेशेंट के अंदर अटैक आने लग जाता है, एकदम से सिम्टम आने लग जाएंगे, पेशेंट के अंदर नॉर्मल बैठा हुआ है तो उसे हम स्टेटस एस्थेमेटिकस के नाम से जानते हैं। तो उस दौरान हम आईवी फॉर्म से क्या देते हैं दोस्तों, आपके स्टीरॉइड देते हैं। तो ये आईवी हो गई। तीसरी जो है कैटेगरी दोस्तों दैट इज इनहेलर। इनहेलर के अंदर एग्जांपल आते हैं आपके जैसे कि ब्यूडेसोनोइड, नाइड, ठीक है, ब्यूडेसोनाइड आता है, एक सिकल सोनाइड, सिकल सोनाइड, ब्यूडेसोनाइड, एक सिकल CICLE, सिकल सोनाइड है। ठीक है, ये भी इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों हम यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे बैक्लोमेथासोन, बैक्लोमेथासोन, एक आता है आपका फ्लूटिका, फ्लूटिका मेथासोन, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स क्या करते हैं हम दोस्तों यूज करते हैं इनहेलर के रूप में स्टेरॉइड में। तो ब्यूडेसोनाइड तो आपने सबने सुना होगा, ब्यूडेकोर्ट के रूप में आता है, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो भी पेशेंट हो, पेशेंट बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा हॉस्पिटल के अंदर काम करता है तो उसने ब्यूडेकोर्ट और ड्यूओलिन का नाम तो सुना ही होगा। तो ड्यूओलिन के बारे में भी बता दूंगा मैं एक बार, पहले सुनो। ब्यूडेसोनाइड है, इसके अंदर सिकल सोनाइड है, बैक्लोमेथासोन है और फ्लूटिका मेथासोन है। तो ये किसमें, फ्लूटिका सोन है, सॉरी मेथासोन लिख दिया मैंने, फ्लूटिका सोन, फ्लूटिका सोन, ठीक है, फ्लूटिका सोन। तो ये सारी ड्रग्स किस रूप में यूज करते हैं, इनहेलर। इनहेलर जो ड्रग्स है दोस्तों जो हम यूज करते हैं ना, इसका एक साइड इफेक्ट होता है। ये क्या काम करता है दोस्तों कि माउथ के अंदर जब जाता है तो ओरल कैंडिडियासिस कोज करवाते हैं। ये क्या कोज करवाते हैं दोस्तों, ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस कोज करवाते हैं, कैंडिडियासिस। इसलिए ध्यान रखना, एक नर्सिंग मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो भी पेशेंट इनहेलर का यूज करता है, स्टीरॉइड का, इनहेलर स्टीरॉइड का यूज करता है, हम उस पेशेंट को इनको यूज करने के बाद माउथ वॉश की सलाह देते हैं। किसकी सलाह देते हैं, माउथ वॉश की सलाह देते हैं। ठीक है, अगर किसी को ओरल कैंडिडियासिस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग यूज करते हैं दैट इज क्लोट्रीमाजोल, 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 क्लोट्रीमाजोल ड्रग यूज करते हैं ट्रीटमेंट में। तो देखो वो प्रिवेंशन है, भाई हो ही नहीं डेवलप तो आप माउथ वॉश करो, अगर हो गया तो फिर ड्रग्स दो। ड्रग्स कौन सी दोगे आप, क्लोट्रीमाजोल दोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ब्यूडेसोनोइड, सिकलसोनोइड, बैक्लोमेथासोन एंड फ्लूटिकासोन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनहेलर स्टीरॉइड ड्रग्स। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों पांचवी ड्रग की। पांचवी जो ड्रग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लंबी भी है थोड़ी सी, तो मैं आपको समझाऊंगा आराम आराम से, हम एक एक स्टेप पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो ड्रग है दोस्तों दैट इज ब्रोंकोडायलेटर्स। अगर हम ब्रोंकोडायलेटर्स की हम बात करें दोस्तों तो कौन कौन सी ब्रोंकोडायलेटर्स इसमें आते हैं वो देखते हैं हम। पहले इसके अंदर आता है दोस्तों शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, या इनको एड्रिनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट भी बोल सकते हो आप, वही बात है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट बोल दो, या इनको हम आप शॉर्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद में है दोस्तों आपका, तो इनको बोलते हैं हम साबा, SABA। दूसरी जो ड्रग आती है दोस्तों दैट इज लाबा, लॉन्ग एक्टिंग, बस सेम है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। तो ये हो गई आपकी लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2। फिर आती है दोस्तों नेक्स्ट शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। देखो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, यहां जो ड्रग है ना वो एगोनिस्ट है, मतलब बीटा 2 रिसेप्टर जो काम करता है वही काम ये करवा रही है। यहां पर मस्करेनिक जो रिसेप्टर्स काम करते हैं उसका ऑपोजिट काम करती हैं, ये एंटागोनिस्ट का काम करती हैं। तो यहां पर ये हो गया दोस्तों आपका सामा, SAMA। ठीक है, और इसके बाद में आता है दोस्तों आपका LAMA, बस लॉन्ग लगा देना इसमें, लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। एक्चुअली में दोस्तों ये जो ड्रग्स है ना, जो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या काम करवा रहे हैं, ब्रोंकोडायलेशन का काम करवा रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, ब्रोंकोडायलेशन का। तो इसलिए एगोनिस्ट देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें करवाना ही क्या है, ब्रोंकोडायलेशन ही तो करवाना है, क्योंकि ब्रोंकाई क्या हो रही है, नैरोइंग हो रही है। जबकि जो मस्करेनिक जो
रिसेप्टर से ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे हैं दोस्तों। अब हमें से रोकना है कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करें। नहीं करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट यूज करेंगे। इन दोनों को ही हम एंटीकोलिनर्जिक भी बोलते हैं। इन दोनों को हम किस नाम जानते हैं, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर और भी ड्रग्स यूज की जाती हैं, दैट इज जैसे कि मिथाइल जैंथीन्स, मिथाइल जैंथीन्स, मिथाइल जैंथीन्स यूज की जाती है। और एक जो ड्रग यूज की जाती है दोस्तों दैट इज MgSO4। तो कितनी ड्रग हो गई, एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, मिथाइल जैंथीन्स और MgSO4। तो 6 प्रकार के ब्रोंकोडायलेटर्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आते हैं एक एक करके। पहला है दोस्तों आपका शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेशन का काम करवाते हैं, ये तो बताने की आपको जरूरत है नहीं। तो ध्यान रखना बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करती है ये। और ये जो ड्रग जो होती है ना दोस्तों, इनका जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है। तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज सालब्यूटामोल, सालब्यूटामोल एंड टरब्यूटालाइन, एंड टरब्यूटा। ध्यान रखना सालब्यूटामोल ड्रग इज ऑल्सो नोन एज एस्थेलिन, इसे हम एस्थेलिन के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एल्ब्यूटिरोल। मतलब मुझे पता है आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा एल्ब्यूटिरोल के नाम से, लेकिन आपने सालब्यूटामोल डायरेक्टली नहीं सुना होगा। लेकिन सालब्यूटामोल, एस्थेलिन, और जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्होंने सालब्यूटामोल और एस्थेलिन, जो बुक से पढ़ते हैं वो मेनली क्या पढ़ते हैं, एल्ब्यूटिरोल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यूज करते हैं। ध्यान रखना जो SABA है ना दोस्तों, ये जो ड्रग है ये मेनली दो चीजें करवाती है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया करवाती हैं और हाइपोकैलेमिया करवाती हैं। पोटेशियम के लेवल को कम करती हैं, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती हैं। इसलिए हम जो सालब्यूटामोल का जो नेबुलाइजेशन है दोस्तों, उसको हम हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। तो भाई पोटेशियम ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसको, सालब्यूटामोल के नेबुलाइजेशन को। तो वो यूज किया जाता है ताकि हाइपोकैलेमिया हो, क्योंकि हाइपरकैलेमिया बढ़ा है तो उसको कम करने के लिए सालब्यूटामोल यूज करेंगे। क्यों, ये क्या कोज करवाता है, हाइपोकैलेमिया करवाता है, मतलब पोटेशियम के लेवल क्या करता है, कम करता है। ठीक, और कौन कौन से ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं भाई पोटेशियम बढ़ जाए तो। पहले चीज तो ध्यान रखना, पोटेशियम जो बढ़ता है तो टोल्टी वेव दिखाई देती है ECG के अंदर। सेकंड आपको याद रखना है दोस्तों कि पोटेशियम बढ़ता है तो हम ट्रीटमेंट में कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करते हैं। थर्ड आपको याद रखना है सालब्यूटामोल से हम इनहेलेशन या फिर नेबुलाइजेशन देते हैं। और चौथा आपको याद रखना है कि हम डेक्सट्रोज देते हैं, साथ में डेक्सट्रोज के साथ में जो पेशेंट है उसको रेगुलर इंसुलिन देते हैं। दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। पोटेशियम को जो नॉर्मल जो लेवल होता है दैट इज 3.5 to 5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, 3.5 से 5 होता है। इफ इट इज मोर देन 5 देन इट विल बी नोन एज हाइपरकैलेमिया। इसे हम किस नाम से जानेंगे, हाइपरकैलेमिया के नाम से जानेंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो सालब्यूटामोल है ना, इस ड्रग के अंदर और भी सिम्टम्स कई बार आ जाते हैं पेशेंट के अंदर, जैसे टैकीकार्डिया। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको कई बार ट्रीमर्स भी आ जाते हैं और टॉलरेंस भी हो जाती है। कुछ पेशेंट के अंदर क्या हो सकती है दोस्तों, टॉलरेंस भी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। तो टैकीकार्डिया, ट्रीमर्स और जो टॉलरेंस है वो भी सालब्यूटामोल के कारण क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। इन दोनों ड्रग के क्या साइड इफेक्ट हैं, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोकैलेमिया कोज करवाती है। ठीक है, सालब्यूटामोल और टरब्यूटालाइन। तो ये आपकी पहली ड्रग हो गई दोस्तों SABA, शॉर्ट एक्टिंग। इसके बाद में दूसरी जो ड्रग आती है दोस्तों दैट इज लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इसके जो एग्जांपल है बस वो याद रखने हैं और कुछ भी याद मत करो, बहुत है। सेल्मेटिरोल, जैसे वो एल्बिट्रोल था, देखो ऐसे याद रखा करो, टफ मत बनाओ, आप याद नहीं कर पाओगे, नहीं तो मुझे पता है। ये क्या था, एल्ब्यूटिरोल, टिरोल है ना लास्ट में, देखो यहाँ एल्ब्यूटिरोल है तो यहाँ पर टिरोल है। अब इधर देखो सलमा का भाई है सलमे, तो उसे याद रख लेना सलमे टिरोल। ठीक है, कोई बुरा मत मानना, कोई किसी का नाम है तो कोई ऐसे मत कहना कि सर क्या नाम मत बिगाड़ो। तो सलमा का भाई है सलमे, उससे आपको याद हो जाएगा तो सलमे टिरोल याद हो जाएगा। एक याद, जैसे आप फॉर्म भरते हो तो उसे याद रख लो, फॉर्म से फॉर्मो, फॉर्म मत भरो, फॉर्मो, फॉर्मोटिरोल। ठीक है, तो दूसरी ड्रग क्या होगी दोस्तों आपकी, फॉर्मोटिरोल। ये स्पेस बीच में है नहीं, लेकिन आपको याद करवाने के लिए मैंने स्पेस दिया है। ठीक है, पूरा नाम एक है ये, सेल्मेटिरोल, फॉर्मोटिरोल। ठीक है, तो ये ड्रग्स हम यूज करते हैं किसमें, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में। थर्ड जो ड्रग आती है दोस्तों दैट इज शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। तो इसका जो एग्जांपल है दोस्तों दैट इज इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये जो ड्रग है ना दोस्तों इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, SAMA के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। एक तो इसका टेस्ट जो होता है ना वो बीटर होता है, क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है।
एक दोस्तों ये ड्रग कई बार उल्टा काम करवाती है। जब ब्रोंको डायलेशन करवाना था वहां पर कई बार क्या कोज करवा सकती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करवा सकती है। क्या कोज करवा सकती है दोस्तों, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करवाती है। इसका कारण माना गया है कि ये जो SAMA ड्रग्स है ना, इनके अंदर क्या यूज किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। इन प्रिजर्वेटिव्स के यूज के कारण जैसे कि EDTA यूज किया जाता है, तो एथिलीन डायमीन टेट्राएसिडिक एसिड, तो EDTA यूज किया जाता है। तो ये सब क्या काम करवाते हैं दोस्तों, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा सकते हैं। इसलिए इसका जो एक एडवर्स इफेक्ट है वो बीटर टेस्ट मतलब कड़वा टेस्ट है, साथ में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी क्या करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा याद नहीं हो तो बस एक एग्जाम्पल याद रख लेना। अब यहाँ पर देखो इप्रा है, आगे क्या है, ट्रोपियम ब्रोमाइड है, तो सिर्फ एक याद रखना इप्रा, क्या याद रखना, सॉरी, तो सिर्फ आप एक लाइन याद रखो इप्रा, तो ये होगा इप्रा ट्रोपियम ब्रोमाइड। चौथी जो ड्रग है दोस्तों LAMA, बस इसमें आपको TO याद रखना है, तो ये हो गई TO ट्रोपियम ब्रोमाइड। वहां तो इप्रा था, यहाँ TO ट्रोपियम ब्रोमाइड। कौन सी ड्रग यूज करते हैं, TO ट्रोपियम ब्रोमाइड ड्रग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, LAMA है ना दोस्तों, इसके भी कुछ वो होते हैं, जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन होता है एडवर्स इफेक्ट में। इसके अलावा दोस्तों माउथ जो होता है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ भी इसका एक साइड इफेक्ट है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, तो यूरिनरी रिटेंशन और ड्राइनेस ऑफ माउथ भी इसमें क्या होता है, देखने को मिलता है जब हम इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चौथा हो गया आपका LAMA। इसके बाद में नेक्स्ट जो है दोस्तों दैट इज मिथाइल जैंथिन्स। बस कुछ नहीं कराऊंगा, नाम लिखाऊंगा, टेंशन मत करो, मुझे पता है बहुत ज्यादा हो गया। मिथाइल जैंथिन्स, मिथाइल जैंथिन्स जो है दोस्तों उसके बस एग्जांपल याद रख लो आप, जैसे थियोफाइलिन और एमाइनोफाइलिन, जैसे डेरिफाइलिन आता है ना, आपने हॉस्पिटल में अगर सुना हो तो डेरिफाइलिन आता है, जैसे तो उसके अंदर क्या आता है, थियोफाइलिन और इटोफाइलिन, दो ड्रग आती है, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन ही आती है, तो ये ध्यान रख लेना। मिथाइल जैंथिन्स से दोस्तों उनके क्या एग्जाम्पल है, तो थियोफाइलिन और एमाइनोफाइलिन आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिथाइल जैंथिन्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो ड्रग्स आती है दोस्तों दैट इज ब्रोंको डायलेटर्स। ब्रोंको जो डायलेटर्स हैं इन्हें हम रिलीवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पेशेंट को ये बहुत ज्यादा क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों, रिलीव प्रोवाइड करती हैं, तो इसे हम ब्रोंको डायलेटर्स को सॉरी क्या कर दिया मैंने, एक मिनट रुको, अब लास्ट वाला बता रहा हूँ आपको, MgSO4 बताना है मुझे ना, मैं वापस क्यों लिख रहा हूँ, वैसे ये भी बताना था मुझे। हाँ, छठवा है दोस्तों आपका MgSO4। तो 5 जो ब्रोंकोडायलेटर्स जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो ब्रोंकोडायलेटर्स में आपको याद रखना है थोड़ा सा कि ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स है इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रिलीवर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं, रिलीवर्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि रिलीव जो सिम्टम्स जो होते हैं दोस्तों एकदम से डायलेट करके ब्रोंकाई को क्या करती है, हमें रिलीव प्रदान करती है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स में ये रिलीविंग का काम भी करती है। तो हमने शॉर्ट एक्टिंग पढ़ लिया, लॉन्ग एक्टिंग पढ़ लिया, शॉर्ट एक्टिंग मस्किन पढ़ लिया, LAMA पढ़ लिया, मिथाइल जैंथिन्स भी पढ़ लिया। अब एक लास्ट बचा है दोस्तों आपका MgSO4। ठीक है, मैं MgSO4 पढ़ा रहा था, वही वो लिखा हुआ था ना, तो मैंने वैसे कैसे पढ़ दिया। MgSO4 में ध्यान रखना कि MgSO4 एक्चुअली में जो मसल्स हैं या जो सेल्स दोस्तों उनके अंदर कैल्शियम की एंट्री को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि ये प्रिवेंट करता है कि इसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को, जो ब्रोंकाई है उनका कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो, क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। तो बाई प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ कैल्शियम की एंट्री को प्रिवेंट करके ये क्या काम करता है दोस्तों, आपका प्रिवेंट करता है किसको, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को, प्रिवेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। भाई ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो अपने तो नुकसान ही है ना, वही बात हो गई, नैरोइंग हो गया, तो उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा, इसलिए MgSO4 भी यूज करते हैं, ध्यान रखना ये भी थोड़ा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट हम अगर बात करें दोस्तों तो मैनेजमेंट में थोड़ी सी और देख लेना। जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ऐसे पेशेंट के अंदर, जैसे ही अस्थमा का किसी भी पेशेंट के अंदर अटैक आता है दोस्तों, अस्थमा का जब पेशेंट के अंदर अटैक आए तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, उस पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन दोगे या फिर सिटिंग पोजीशन दोगे। इसके बाद में दोस्तों पेशेंट जो है उसको आप ऑक्सीजन लगाओगे, अगर हॉस्पिटल में है तो साथ में पेशेंट के साथ रहोगे।
क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्या होती है, एंजाइटी होती है। तो स्टे विद पेशेंट, पेशेंट के क्या रहोगे, साथ में रहोगे, स्टे विद पेशेंट। बाद में बाकी के जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स है, जो भी ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो दोगे आप, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें याद रख लेना, पहले हाई फाउलर या सिटिंग पोजीशन देंगे, फिर ऑक्सीजन देंगे, फिर पेशेंट के साथ रहना है हमें, स्टे विद पेशेंट, और फिर हम उसको क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, अगर इसके अलावा अस्थमा है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पेशेंट अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको जो मीटर्ड डोज इनहेलर है, क्योंकि जो ड्रग है दोस्तों वहां पर वो ऐसे तो लगाएगा नहीं, तो इनहेलेशन करता है, तो जो मीटर्ड डोज इनहेलर है उसका उसे क्या आना चाहिए दोस्तों, यूज करना आना चाहिए, ठीक है। मीटर्ड डोज इनहेलर है उसका उसे क्या आना चाहिए दोस्तों, यूज करना आना चाहिए। अभी मैं समझा देता हूँ ये क्या है, एक सेकेंड लेना मुझे। कहाँ है इधर, चलो बाद में बताऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। मीटरडोज इनहेलर में पंप नहीं आता है, पंप, ठीक है, उसको माउथ में लेते हैं, जोर से वो करते हैं तो अंदर जाता है, तो वो क्या होता है, मीटरडोज इनहेलर होता है, ठीक है। मैंने वो पिक्चर डालना भूल गया मैं आज। मेरे जुकाम लग रही है, नहीं तो छींक आ रही है और नहीं रुक रही है, ठीक है। मीटर डोज इनहेलर हो गया, तो डिस्चार्ज टाइम उसका। इसके अलावा दोस्तों फ्लूइड भी हम इंक्रीज करते हैं ताकि सीक्रेशन जो क्या हो, थोड़े कम हो। इसके अलावा पेशेंट को ये भी सजेस्ट किया जाता है दोस्तों कि जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं ना, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस भी इनमें ज्यादा होते हैं। और मैंने इसके ट्रिगर्स में भी बताया था कि भाई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसको बढ़ाते भी हैं, और अस्थमा होने के बाद पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट के अंदर जो कप है, म्यूकस जो भरा हुआ है दोस्तों, वो क्या करता है, जो एनवायरमेंट जो प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो उनके लिए फेवरेबल होता है। जैसे मॉइस्ट एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा तो वो एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब इसके नर्सिंग मैनेजमेंट हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन में दोस्तों वही दे रखा है, देखो जो मैंने आपको लिखाया है ना, LABA SAB है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, तो किस नाम जानते हैं हम, एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट के नाम से जानते हैं। तो पेशेंट के अंदर जैसे टैकीकार्डिया हुआ तो वो पाल्पिटेशन हुआ, चेस्ट पेन और थ्रोबिंग हेडेक, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले हैं। तो ये दिखाता है कि दोस्तों पेशेंट जो है ना, उसकी जो क्या तो डोज ज्यादा चलेगी, जिसके कारण उसके अंदर क्या आए हैं दोस्तों, ऐसे इफेक्ट आए हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा हम क्या काम करते हैं, जो ड्रग है उसको क्या करते हैं दोस्तों, विद होल्ड करते हैं। ड्रग को क्या करते हैं, विद होल्ड द ड्रग अंटिल एडिशनल ऑर्डर्स आर ऑब्टेन्ड, जब तक कि हमें दूसरे, अब पहले ड्रग को रोकेंगे, फिर एससीपी को इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो जो भी ऑर्डर देगा आगे का काम हम उस प्रकार से करते हैं। लेकिन पहला काम ये है, क्योंकि डोज और ज्यादा बढ़ जाएगी ना, डोज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो पहला काम क्या है, अगर पेशेंट के अंदर ऐसे आइनोट्रोपिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि भाई उसके अंदर पाल्पिटेशन होने लग गया, चेस्ट पेन होने लग गया, टैकीकार्डिया होने लग गया, तो सर इस कंडीशन के अंदर हमें जो ड्रग्स है उनको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, विद होल्ड करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो दे रखा है कि टेल द क्लाइंट नॉट टू वरी, कि भाई पेशेंट को ये कहो कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉल्स रीएश्योरेंस क्या रहता है कि आप उसको झूठ बोल रहे हो, आप ऐसा करके उसको एश्योर कर रहे हो, लेकिन गलत रूप से कर रहे हो, फॉल्स रूप से कर रहे हो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, गलत है। थर्ड भी वही बात होगी, क्लाइंट को करो, रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सांस लो, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन सिम्टम्स कोई भी ये रिलीव नहीं हो पाएंगे इससे। फोर्थ दे रखा है कि एक्सप्लेन दैट द इफेक्ट्स आर टेम्पररी, कि उसको एक्सप्लेन करो कि इफेक्ट जो है वो टेम्पररी हैं और अपने आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो लिखो अगर देखो ऐसे लिखो, अस्थमा के पेशेंट को बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग देते समय अगर पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन एंड हेडेक जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, हेडेक जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो हमें
हमें ड्रग को विद होल्ड करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए, विद होल्ड करना चाहिए। तो हमें ड्रग को रोकना चाहिए, विद होल्ड करना चाहिए, तथा एससीपी को इन्फॉर्म करना चाहिए, तथा एससीपी को, अब इसमें देखा कि भाई वो आपको इन्फॉर्म करोगे तभी तो वो आपको अगला प्रिस्क्रिप्शन देगा कि, तो एससीपी को इन्फॉर्म करना चाहिए। भाई इस क्वेश्चन में आप कहोगे सर ऐसे तो लिखा हुआ ही नहीं है कि एससीपी को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो बात सही है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जगह छोड़ दी है। लेकिन ये तो लिखा है कि एडिशनल ऑर्डर्स आर ऑब्टेन, एडिशनल ऑर्डर देगा, वो काम करना है। तो भाई जब तक आप रोकोगे दवाई को, एडिशनल ऑर्डर कब देगा वो, जब आप जाके उसको बताओगे। तो एससीपी को हम इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो हमें जो बताता है वो काम करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी बढ़िया डिसऑर्डर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी गोल फॉर ए क्लाइंट विद अस्थमा हु इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। भाई आपका प्रायोरिटी गोल क्या होना चाहिए ऐसे पेशेंट के लिए जो कि अस्थमा से क्या हुआ है दोस्तों, डिस्चार्ज हुआ है। पहला है इज एबल टू ऑब्टेन पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, कि उसको भाई पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग आनी चाहिए, लेनी। डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ ए मीटर्ड डोज इनहेलर, ठीक है, जो मीटर्ड डोज जो इनहेलर है दोस्तों उसका उसे क्या आना चाहिए। देखो ऐसा होता है वो मीटर्ड डोज इनहेलर, है ना, आप गूगल करके देख सकते हो, आजकल तो सब बच्चों के पास नेट है, आप नेट से मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो उसको माउथ में लिया जाता है, ये माउथ पीस है, और फिर उसको इनहेल किया जाता है। तो उसको यूज करना आना चाहिए, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑफिस आवर्स पता होना चाहिए कि भाई कब डॉक्टर का ऑफिस खुलता है, इस बारे में पता होना चाहिए। या फिर वो ऐसे फूड्स को क्या कर पाए दोस्तों, आइडेंटिफाई कर पाए जो कि कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, व्हीजिंग साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला देखो, पहला क्या देखा, इज एबल टू ऑब्टेन पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग। देखो हर पेशेंट के पास है ना पल्स ऑक्सीमीटर नहीं रहता, वो ये असेसमेंट करने का काम है, वो जरूरी नहीं होता। पेशेंट ट्रीटमेंट जरूर रखने का अपने पास, लेकिन हर पेशेंट के पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं होता, तो हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि भाई आपको पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग लेनी आनी ही चाहिए, नहीं भी आए तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर आना चाहिए उसे दोस्तों कि मीटर्ड डोज जो इनहेलर है उसका यूज कैसे किया जाता है, तो डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए उसे, यूज ऑफ ए मीटर्ड डोज इनहेलर, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। थर्ड दे रखा है, तो इसका राइट आंसर यही होगा इस क्वेश्चन का, डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ए मीटर डोज इनहेलर। थर्ड जो दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है कि नोज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिस आवर। ये बात ठीक है कि भाई उसे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो कब बैठता है इसके बारे में उसे पता होना चाहिए, बट ये प्रायोरिटी नहीं है। और इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, प्रायोरिटी पूछा है, तो ये सही है, ऐसे पता होना चाहिए उसे, बट ये प्रायोरिटी नहीं है, सही बात है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। कैन आइडेंटिफाई द फूड्स दैट मेक, ज्यादातर बच्चे इस ऑप्शन पे जाके क्या हुए होंगे दोस्तों, कंफ्यूज हुए होंगे, जबकि ये क्या है, गलत है। क्यों, देखो फूड जो है ना, मैंने सही बताया था कि भाई फूड के कारण हो सकता है, ठीक है, मैंने शायद वहां लिखा है नहीं, लेकिन फूड के कारण भी हो सकता है, जैसे कि सोडा है उससे हो जाता है, वाइन से हो सकता है, ड्राई फ्रूट से हो सकता है, कुछ पेशेंट्स को हो जाता है, अस्थमा के ट्रिगर्स का काम करते हैं वो, लेकिन सब पेशेंट अलग अलग चीजों से करते हैं। हम पूरे अस्थमा को ये कह दें कि फूड से बचना है, तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। तो इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सेकंड होना चाहिए। तो लिखो, अस्थमा के पेशेंट को डिस्चार्ज, अस्थमा के पेशेंट को डिस्चार्ज करते समय नर्स का प्रायोरिटी गोल यह होना चाहिए कि उसे यह होना चाहिए कि उसे मीटर्ड डोज इनहेलर MDI मीटर्ड डोज इनहेलर का यूज करना आना चाहिए। ये पेशेंट को अगर आता है तो आप कह दोगे कि हाँ भाई ये चीज है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं भाई, इसके ध्यान रखना है कि जब जैसे पेशेंट को अटैक आता है तो मैंने आपको बताया है कि भाई पेशेंट को हाई फाउलर या सिटिंग पोजीशन दोगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड इनटेक उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अस्थमा का अटैक है, हाई फाउलर पोजीशन दोगे, ऑक्सीजन दोगे, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें तो कम से कम ध्यान रखना, और भी ज्यादा भी याद नहीं हो तो कि क्या करेंगे, हाई फाउलर पोजीशन देते हैं, फिर पेशेंट को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पेशेंट के साथ में रहते हैं हमेशा, रिमेन्स विद द पेशेंट, फिर जो भी ट्रीटमेंट जो दिया गया है वो सब ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। तो वो ज़्यादा डिटेल में उतना जाने की जरूरत है नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखना कि ऐसे पेशेंट को जो मीटर डोज इनहेलर है दोस्तों उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों अस्थमा का, वो क्या है कि एक क्लाइंट विद ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इज शेड्यूल्ड फॉर ए सर्जरी।
एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको काफी लंबे समय तक क्या रहा है, अस्थमा की क्या रही है, हिस्ट्री रही है, और उसको सर्जरी के लिए क्या किया गया है, शेड्यूल किया गया है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन प्री ऑपरेटिव टीचिंग, मतलब आपको ऑपरेशन से पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनमें से ऐसी है जो को क्या करनी चाहिए, इंक्लूड करनी चाहिए। अब आपको अस्थमा तो आपने मुझे सर्जरी बताई नहीं, अरे भाई अस्थमा की सर्जरी नहीं है, उसको कोई भी पेशेंट की कोई भी सर्जरी हो रही है, मान लो अपेंडेक्टोमी हो रही है, उससे पूछा आपको अस्थमा है, वो कहेगा हाँ मुझे अस्थमा है, तो ऐसे बता रही है, ठीक है। तो एक क्लाइंट है, उसको अस्थमा, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अस्थमा है, उसको सर्जरी होनी है कोई भी, तो नर्स को इनमें से क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए, पहले कि भाई आपके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि अस्थमा के जो पेशेंट है दोस्तों, उसके अंदर जो एनवायरनमेंट अंदर का वो मॉइस्ट बनता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल होता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो चांसेस है दोस्तों, क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि रिलैक्सेशन टेक्निक लिमिट द सीवियरिटी ऑफ अस्थमेटिक अटैक, ठीक है। टेक्निक से कभी भी दोस्तों, ये डिजीज है, जब तक आप मेडिकल मैनेजमेंट नहीं लेते हो, पेशेंट को कोई आराम नहीं मिलता है, तो कोई भी टेक्निक यूज करोगे तो भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। यहाँ पे कपिंग फोर्सफुली मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे पेशेंट के अंदर तो हम कपिंग को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, ताकि जो सीक्रेशन, जो स्टेसिस हो रखा है, एक जगह पड़े हुए हैं, म्यूकस पड़ा हुआ है, कफ पड़ा हुआ है, वो क्या निकले दोस्तों, बाहर निकले। तो इसको प्रमोट किया जाता है, नहीं कि इसको रोका जाता है फोर्सिबली, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया इज प्रेफर्ड, कि ऐसे पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके फ्यूअर साइड इफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू जनरल एनेस्थीसिया। बिल्कुल गलत है, हम ये कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, हर सर्जरी को लोकल एनेस्थीसिया में नहीं किया जा सकता है कि भाई अब कोई भी सर्जरी उसको लोकल एनेस्थीसिया में करो, ये हमारा काम है भी नहीं, ठीक है। इसको खुद जो एनेस्थेटिक है वो क्या करेगा दोस्तों, डिसाइड करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि लिखो, इसमें लिखो आपकी अस्थमा के पेशेंट में, बस एक लाइन लिख लो सिंपल सी, कि अस्थमा के पेशेंट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक क्लाइंट विद अस्थमा इज बीइंग टॉट हाउ टू यूज ए पीक फ्लो मीटर टू मॉनिटर हाउ वेल द अस्थमा इज बीइंग कंट्रोल्ड, ठीक है। मैं एक चीज 1 मिनट आपके लिए सेव करता हूँ, बस 1 सेकेंड टाइम दीजिए। यस दिस हैपेंड, हो गया, ये लो, दिस इज पीक फ्लो मीटर, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, पीक फ्लो मीटर है, ठीक है। तो ये पीक फ्लो मीटर के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, ये अस्थमा की सीवियरिटी को बताता है आपको, है ना। किसको बताता है, अस्थमा की सीवियरिटी को बताते हो। अब मैं आपको यहाँ पर अस्थमा के जो टाइप्स हैं दोस्तों वो बता दूंगा। मुझे पता है कि आप लोग सोच ही रहे होंगे कि सर टाइप नहीं है ये, आपने बताया था कि टाइप कहाँ है, टाइप का है, तो अभी हम टाइप की बात करेंगे यहाँ पे। तो अस्थमा की भाई कितनी ज्यादा सीवियरिटी है उसे जानने के लिए पीक फ्लो मीटर क्या कहते हैं दोस्तों, यूज किया जाता है। तो पीक फ्लो मीटर है, उसको ऐसे लेके पेशेंट ऐसे क्या तो स्टैंडिंग पोजीशन में, बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में सीधा स्ट्रेट रहेगा, और इसके अंदर क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर ब्लो करता है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर जब वो ब्लो करेगा तो तेजी से बाहर निकालता है, जितनी फोर्सफुली और तेजी से बाहर निकलता है। पीक फ्लो मतलब तेज, जितना फोर्सफुली करके बाहर निकालता है, तो कितनी तेजी से बाहर निकालता है, तो उससे हम सीवियरिटी को क्या करते हैं, असेस करते हैं। जैसे ही वो होता है दोस्तों, ये ऊपर जाता है, ये क्या जाता है, ऊपर जाता है, फिर इसको वापस 0 पे कर दो, फिर ऊपर लेके जाओ, तो कहां तक ये क्या हो सकता है दोस्तों, आप इसको पहुंचा सकते हो। तो ये क्या है, पीक फ्लो मीटर है। इसको यूज करने का तरीका पूछ रहा है कि आप इसको कैसे यूज करोगे। तो एक तो इसको टीथ के बीच में रखते हैं, फिर लिप्स को क्या करते हैं, बिल्कुल सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि बिल्कुल क्या हो, एयर क्या नहीं हो दोस्तों, लीक नहीं हो। तेज हम क्या करेंगे, सांस लेंगे और फिर एकदम से क्या करेंगे दोस्तों, सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो उस प्रकार से हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं अस्थमा की टाइप बता देता हूं यहाँ पे आपको। अस्थमा के टाइप, अस्थमा 2 टाइप का होता है दोस्तों। एक ऐसे पेशेंट जिसके अंदर कभी कभी सिम्टम आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरमिटेंट। किस नाम जानते हैं, इंटरमिटेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा वो अस्थमा है दोस्तों जिसके अंदर जो सिम्टम्स है वो आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, से हम बोलते हैं परसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट अस्थमा। परसिस्टेंट अस्थमा फिर से 3 प्रकार का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अस्थमा, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अस्थमा। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसे पेशेंट के अंदर 2 या 2 से कम बार एक सप्ताह में 2 से या उससे भी कम, 2 या 2 से कम दिन के आते हैं, सिम्टम आते हैं। ऐसे नहीं डेली नहीं आएगा, सब पूरा सप्ताह है तो उसमें 2 या 2 से भी कम दिन क्या आते हैं, सिम्टम आते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, भाई इंटरमिटेंट उसको है नहीं,
लेकिन दोस्तों 2 या 2 से ज्यादा बार, सॉरी 2 या 2 से 2 नहीं, 2 से ज्यादा बार, ठीक है, 2 या 2 से कम तो इसमें आएगा, इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, 2 या 2 से कम तो इसमें आएगा। लेकिन 2 बार से अगर ज्यादा हो रहा है दोस्तों, मोर देन 2 डे है, एक सप्ताह में, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? माइल्ड परसिस्टेंस के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे? माइल्ड परसिस्टेंस। और अगर दोस्तों पेशेंट के अंदर डेली ही सिम्टम आ रहे हैं, डेली मान लो एक बार आ रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा। लेकिन अगर उसे दिन भर आते रहते हैं कई बार ही, तो ऑल थ्रू डे, मतलब लगभग दिन में उसको सिम्टम आते ही रहते हैं दोस्तों, तो फिर वो क्या हो जाएगा? सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा हो जाएगा। तो कई प्रकार का अस्थमा हो गया, एक हो गया आपका इंटरमिटेंट, मॉडरेट, सॉरी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। 2 या 2 से कम, 2 से ज्यादा, डेली और पूरे दिन। ठीक, इनका जो ट्रीटमेंट है ना वो भी स्टेज में होता है। जैसे वो जो मैनेजमेंट हमने यूज किया था ना, वो भी एक स्टेज में होता है। मैं बता देता हूँ, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ लें, वैसे आगे कोई एग्जाम में हो। इसमें फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट यूज करते हैं, सेकंड स्टेज, इसमें थर्ड स्टेज, इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज ट्रीटमेंट क्या करते हैं दोस्तों? हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली फिफ्थ स्टेज ट्रीटमेंट यूज करने लगे। जैसे पेशेंट को बिल्कुल इंटरमीडिएट अस्थमा है तो उसको फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट देंगे, थोड़ा ज्यादा है तो सेकंड स्टेज का, फिर थर्ड स्टेज का और फोर्थ और फिफ्थ स्टेज का देते हैं। इसका एक तरीके से और भी दे सकते हैं दोस्तों, हम FEV1 के द्वारा भी दे सकते हैं। FEV1 फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर आपको मैं कहूं कि जो से एक बार आप पहले गहरे सांस लेकर फिर एकदम से सांस को छोड़ना है आपको 1 सेकंड के अंदर, दैट इज FEV1। तो ये FEV1 है, इसमें नॉर्मल होता है, मोर देन 80% होता है। इसके अंदर भी नॉर्मल होता है, मोर देन 80% होता है। किसके अंदर? माइल्ड के अंदर। ठीक है, और जो मॉडरेट जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर जो होता है दैट इज 60 to 80%, और जो सीवियर जो होता है उसके अंदर लेस देन 60% होता है। क्या? FEV1। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखिए, अब मैं स्टेज बता देता हूं भाई, स्टेज के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो स्टेज जो फर्स्ट है ना, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? लो डोज इनहेलर कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, लो डोज ICS का मतलब क्या है? जो इनहेलर कोर्टिकोस्टेरॉइड है ना दोस्तों, वो यूज करते हैं। लेकिन कैसे यूज करते हैं? हम लो डोज यूज करते हैं। हम कैसे यूज करते हैं? हम लो डोज के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों? इनहेलर कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। तो फर्स्ट हो गया लो डोज ICS। कब यूज करते हैं? जब जरूरत हो, हमेशा नहीं, डेली भी नहीं, जैसे कभी कभी, तो एज नीडेड। सेकंड जो है दोस्तों, इसके अंदर भी हम यूज करते हैं लो डोज ICS। लेकिन वो कब यूज करते हैं दोस्तों? डेली। ये कब यूज किया जाएगा इसके अंदर? डेली यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी हम लो डोज ICS यूज करते हैं। इनहेलर कोर्टिकोस्टेरॉइड लिखाया था, इनहेलेशन के रूप में लिखाया था वो सारे, तो लो डोज ICS। इसके अंदर मॉडरेट डोज ICS, और फिफ्थ के अंदर हाई डोज ICS, हाई डोज ICS। ठीक है, इसके अंदर लो डोज ICS तो यूज करते ही हैं। ठीक है, यहां तो सिर्फ लो डोज ICS ही है, यहां पे भी लो डोज ICS है, यहां भी लो डोज ICS है। यहां पर लो डोज ICS तो हम यूज करते ही हैं, साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 जो एगोनिस्ट है दोस्तों, वो भी साथ में हम यहां पर क्या करते हैं? यूज करते हैं। यहां भी मॉडरेट डोज ICS के साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 जो एगोनिस्ट है दोस्तों, वो यूज की जाती है। यहां पे भी LABA यूज की जाती है, साथ में कुछ और थेरेपीज एड ऑन यूज की जाती है, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक ओमेलिजुमैब, जो कि मैंने आपको समझाया था, और वहां पर भी मैंने आपको लिखाया था कि मेनली सीवियर में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे पेशेंट आया आपके पास, कभी कभी वो पूछोगे आप उससे, भाई कैसे सिम्टम आते हैं? वो कह रहा है कि मेरे 1 सप्ताह में 2 बार ही आते हैं, तो सिर्फ उसको आप लो डोज ICS दे दो बस, वो भी आपको जरूरत पड़ेगी तब। वो आया आपके सामने, वो कह रहा है कि भाई मुझे डेली जो सिम्टम्स हैं वो मुझे किस प्रकार से आ रहे हैं, तो आप इधर क्लासिफिकेशन देखो, वो कह रहा है मेरे अंदर 2 बार से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, उसका FEV1 चेक करो, 80% से ज्यादा आ रहा है, तो उसके कंडीशन में फिर आप उनसे सिर्फ लो डोज ICS देंगे, लेकिन उसको कहेंगे आपको डेली लेना है ये।
फिर पेशेंट आया, तीसरा पेशेंट आया आपके, उसका आपने FEV1 चेक किया, सॉरी कहाँ चला गया, ये तीसरा पेशेंट आया, उसका FEV1 चेक किया, 60 से 80% आ रहा था, और उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं दोस्तों वो कैसे आ रहे थे, डेली आ रहे थे, तो फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से करोगे। और इसमें फोर्थ और फिफ्थ, पहले फोर्थ से ट्राई करेंगे, अगर आराम नहीं मिल पा रहा तो फिर उसके फिफ्थ स्टेज के अंदर हम जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस्तेमाल ट्रीटमेंट करते हैं। अब पीक फ्लो मीटर जो है ना दोस्तों, उसका सीवियरिटी जानने के लिए करते हैं, जितना ज्यादा सीवियर होगा उतना ही ये इतना उसको फ्लो नहीं कर पाएगा एयर को बाहर की तरफ। तो इसमें दे रखा है कि पहला दे रखा है क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट विद अस्थमा इज बीइंग टॉट हाउ टू यूज ए पीक फ्लो मीटर का यूज कैसे करना है, वो उसको आपको पढ़ाना है अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए। तो व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू, तो नर्स को क्या कहना चाहिए क्लाइंट को, भाई ऐसे यूज करो, कैसे यूज करो। देखो पहला कह रहा है भाई परफॉर्म द प्रोसीजर वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट, बिल्कुल गलत है, एक बार करवाते हैं सिर्फ हम मॉर्निंग के अंदर ज्यादातर, ठीक है, तो नाइट पे करने की इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। सेकंड देखा मूव द ट्रंक टू एन अपराइट पोजीशन एंड एक्सेल व्हाइल बेंडिंग ओवर, कभी भी मुड़कर एक्सेल नहीं करते हम, एक्सेल करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट रहकर, बिल्कुल तेज रहकर, फिर एकदम से सांस छोड़ते हैं इसमें, है ना, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है इनहेल कंप्लीटली, हाँ अच्छे से इनहेल करो, इनहेल किया आपने, एंड देन ब्लो आउट एज हार्ड एंड फास्ट एज पॉसिबल थ्रू द माउथ पीस, माउथ पीस को अंदर डालो, तेजी से सांस छोड़ो, जितना कोशिश हो सके, और बिल्कुल स्ट्रेट रहने की कोशिश करना आप, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, जो फोर्थ जो है ना उसके अंदर देखो गलत चीज लिखी हुई है, आपको सही लग रही होगी लेकिन वो गलत लिखी हुई है। फोर्थ जो है उसके अंदर दे रखा है आपको कि क्या, कि प्लेस द माउथ पीस बिटवीन द लिप्स एंड इन फ्रंट ऑफ द टीथ, कि जो माउथ पीस को है ना लिप्स के बीच में रखो, टीथ के आगे रखो, टीथ के आगे नहीं, इन बिटवीन द टीथ रखते हैं दोस्तों, लिप्स को क्लोज करते हैं, ठीक है, इन बिटवीन द टीथ आएगा ये, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। तो लिख लो कि पीक फ्लोमीटर को यूज करने के लिए, पीक फ्लोमीटर को यूज करने के लिए पेशेंट को कंप्लीटली इनहेल करने के लिए कहते हैं, इनहेल करने के बाद हार्ड एंड फास्ट ब्लो आउट करने के लिए कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, अगली क्लास में मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हमने, लेकिन अस्थमा एक जो बहुत अच्छा डिसऑर्डर था उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है पहला, इसका रिवाइजन कर देता हूँ कि पीक फ्लोमीटर का जो हम यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं हम, कि पहले हमें इनहेल करना है कंप्लीटली, फिर जितना फास्ट तेजी से आपको क्या करना है, ब्लो आउट करना है, बाहर की तरफ एक्सेल करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि भाई सर्जरी से पहले अगर कभी भी आप पेशेंट को बताते हो तो अस्थमा का जो पेशेंट उसको बताना चाहिए कि भाई आपके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद क्या है भाई, अस्थमा का पेशेंट कभी भी डिस्चार्ज हो तो उसे बताना चाहिए कि भाई किस प्रकार से उसको उससे पहले आना चाहिए मीटर्ड डोज इनहेलर, क्यों वो इनहेल करेगा ना दवाई को, वहाँ पर इंजेक्शन तो देगा नहीं, वो लेगा नहीं वो, ठीक है, तो इनहेलर का यूज करेगा, तो उसको इनहेलर का जो यूज है दोस्तों वो आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बीटा 2 एडिनर्जिक जो ड्रग्स हैं, अगर उनके द्वारा ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि पाल्पिटेशन है, चेस्ट पेन है, थ्रोबिंग हेडेक है, तो उस ड्रग को क्या कर देना चाहिए, विद होल्ड कर देना चाहिए और एससीपी को इन्फॉर्म करना चाहिए। और एम्फाइसीमा में हम क्यों करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज, क्योंकि रेजिडुअल जो कैपेसिटी है लंग्स की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लास थी, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।